साथ ही आज 2 पुस्तकों का लोकार्पण भी होने वाला है। इसलिए बाहर में जो हमारे साथी इस हिमालय के सामने उपस्थित हैं, यह आयोजन आपके सामने लिखा हुआ है अमरावती सृजन पुरस्कार, और यह पुरस्कार दिया जाने वाला है राम किशोर मेहता जी को। राम किशोर मेहता जी भारत के एक ऐसे लेखक हैं जिनकी लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हीं में से 2 पुस्तकों का आज विमोचन होगा, लोकार्पण होगा। साथ ही साथ रघुवीर, अमरावती रघुवीर पुरस्कार, जो पुरस्कार है सामाजिक कृत्यों के लिए, जिन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे समाज अग्रगति की ओर बढ़ा है, इसके लिए भी यह पुरस्कार दिया जा रहा है। हमारे नाम वहाँ लिखा हुआ है चंद्र प्रकाश सिंघल साहब को वह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार देने की हमारे यहाँ आपका तिस्ता हिमालय एक परिवार है। इस परिवार में कई लोग हैं और हर वर्ग के लोग हैं। एक विद्वत परिषद भी है। विद्वत परिषद निर्धारित करती है कि इस वर्ष का पुरस्कार किसको दिया जाए। उसी के आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है, यह सम्मान दिया जाता है। एक बार यह पुरस्कार अमरावती साहित्य सृजन पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था। डॉक्टर सत्यभामा आर्य से यह पुरस्कार शुरू हुआ, फिर हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं चौहान साहब, शैलेंद्र चौहान साहब, उनको दिया गया। इस क्रम में करीब 10 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। उसके कुछ वर्षों के बाद ही शुरू हुआ अमरावती रघुवीर सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन पुरस्कार, और उसके कुछ वर्षों के बाद एक और पुरस्कार शुरू हुआ, तीसरा पुरस्कार, तीसरी प्रकृति का पुरस्कार। वह है आपका तिस्ता हिमालय सृजन पुरस्कार। वह 2 व्यक्तियों को दिया जा चुका है अभी तक। तीसरा दिया जाएगा इस वर्ष किसी महीने में एक अलग आयोजन के साथ। तो इस तरह से आपका तिस्ता हिमालय परिवार, जिसके कई रूप, कई आयाम हमारे सामने दिख पड़ते हैं। द सन एक्सप्रेस भी उसी का एक अंग है, और वह आज जिस तटस्थता के साथ अपनी भूमिका को निभा रहा है, उससे अपने देश के कई भागों के लोग जुड़े हुए हैं, और वह दिनों दिन अपने विचारों को समाज में जो घटित हो रहा है उसको तटस्थता के साथ अभिव्यक्त करने में आगे है। एक निर्भीक चैनल, एक निर्भीक पत्रिका और एक
निर्भीक व्यक्तित्व के संयोग से ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। मंच पर आज हमारे सामने इस सभागार में जितने व्यक्ति उपस्थित हैं, मंच संचालन के लिए मैं भाई कर्ण सिंह को आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच का संचालन वह संभाले। वह सिलीगुड़ी ही नहीं, सिलीगुड़ी से बाहर कई प्रदेशों में, कई हिंदी प्रदेशों में उनका जाना आना लगा रहता है। एक कवि के रूप में, एक मंची कवि के रूप में वह अपनी कविताओं से जीवन के विभिन्न भागों को आंदोलित करते रहते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, कर्ण सिंह जैन आप आएँ और मंच संचालन का कार्य विधिवत संपादित करें। आप सभी को सादर नमस्कार। भारतीय परंपरा के अनुसार हम अपना कार्यक्रम शुभारंभ कर रहे हैं। आज विभिन्न कारणों से थोड़ी सी उपस्थिति अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे ये मुझे लगता है जो सभागार है उभर जाएगा। उसके कई कारण हैं। आज नगर निगम में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी मीटिंग है। दूसरी बात है कि चुनाव में भी लोग कुछ व्यस्त हैं, उनका सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, ये भी एक वजह हो सकती है। खैर जो भी हो, लेकिन आप लोग आए इसके लिए आपका तिस्ता हिमालय की ओर से आप सभी का आभार। मैं बिना किसी भूमिका के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम क्योंकि मंच आपके सामने है और मंच तब शोभायमान होता है जब अतिथि वहाँ उसका वर्णन करते हैं। मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए जाने माने देश के लेखक एवं चिंतक राजस्थान की धरती से हमारे बीच जयपुर से आदरणीय श्री शैलेंद्र चौहान जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध, कृपया मंच को आएँ, मंच को सुशोभित करें और आज की अध्यक्षता का जो दायित्व है उसे संभालें। आदरणीय श्री शैलेंद्र चौहान। हमारे बीच एक बड़े लेखक जिन्होंने विभिन्न विधाओं में भी अपनी पुस्तकें लिखी हैं, आदरणीय देवेंद्र शुक्ला जी ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया आपको। लगभग 40 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आज भी 2 पुस्तकों का प्रकाशन का लोकार्पण इस मंच से होने जा रहा है। हमारे लिए गर्व का विषय कि रामकिशोर जी मेहता हमारे बीच हैं। मैं बहुत ससम्मान उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। आज के हमारे वरणीय अतिथि हैं शहर का एक और बड़ा व्यक्तित्व जो चंद्र भी है, प्रकाश भी है, दोनों का जो समागम है उनके व्यक्तित्व में झलकता है। चंद्र की तरह बहुत शीतल हैं और अपने व्यक्तित्व से प्रकाश बिखेरते रहते हैं और समाज में हर कोई भी संस्था हो उनकी एक बड़ी भूमिका सुनिश्चित होती है, किसी न किसी रूप में वो विद्यमान रहते हैं। आज हमारे अतिथि हैं एवं अमरावती रघुवीर सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन सम्मान के द्वारा हम उन्हें सम्मानित करेंगे और मैं समझता हूं उनको सम्मान करके हम अपने आप को सम्मानित कर रहे होंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय चंद्र प्रकाश सिंघल जी को अनुरोध करता हूं तो कृपया मंच पे आएँ और मंच को सुशोभित करें। श्री चंद्र प्रकाश सिंघल। एक और व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार की माटी से। बिहार का नाम आते ही गर्व बोध होता है
जहाँ सिर्फ नेता तो दिए ही हैं, लेकिन सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक ऐसे ऐसे व्यक्तित्व वहाँ हुए हैं जिससे पूरा देश गौरवान्वित होता है। उसी बिहार की पावन मिट्टी से, हमारे बीच नालंदा की पावन मिट्टी से मैं समझता हूँ हमारे बीच श्री रामाश्रय सिंह जो कृषक नेता हैं, न केवल कृषक नेता हैं, विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में कई कमेटियों के चेयरमैन रह चुके हैं। पूरे सम्मान के साथ जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति आज हमारे बीच रामाश्रय सिंह के रूप में उपस्थित, उनका बहुत बहुत सम्मान। इसी बीच हमारे इस कार्यक्रम में एक और शख्सियत जो पहाड़ की वादियों से उतरकर सिलीगुड़ी में रहते हैं, सिलीगुड़ी को अपनी मुस्कुराहट से जो है भर देते हैं, आदरणीय चंद्र बहादुर कार्की जो पूर्व सूचना मंत्री हैं, सिक्किम सरकार में रहे हैं, हमारे बीच आज उपस्थित हैं। आज हमारे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, पूरे सम्मान के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं। इस क्रम में एक और शख्सियत हमारे बीच में है जो हरियाणा की मिट्टी से सिलीगुड़ी को अपना कर्म क्षेत्र जिसने बनाया है और उसका बेबाकीपन ये है कि जो सहज है, सरल है और अपनी बातें भी उसी ढंग से रखता है और इस ढंग का व्यक्तित्व है जो मन में है वो सामने आपके समक्ष बिल्कुल उसी तरह रखता है, जिसमें कोई किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। एक सामाजिक व्यक्तित्व हमारे बीच श्री प्रदीप बंसल जी के रूप में मैं उनसे सामाजिक व्यक्तित्व मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पे आएँ। मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब आए इसके लिए भी आप सबका आभार कि आप जैसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं, इस चमन के फूल आजकल खिलते नहीं हैं। आप आए, आपका शुक्रिया, वरना लोग भूकंप में भी हिलते नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत सम्मान। और जैसे कि परंपरा होती है, हमारे माननीय अतिथि मंच पे हैं और हम सबका कर्तव्य है कि हम अतिथियों का स्वागत करें। इस क्रम में मैं सिलीगुड़ी महाविद्यालय की छात्राएं हमारे बीच उपस्थित हैं, काजल दास जी से अनुरोध करता हूं कि वो आएँ और हमारे आज के अतिथि को खादा पहनाकर उनका वर्णन करें। अच्छा सर, आपको कर लिया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर आसीन सम्माननीय साथी साहित्यकार श्री रामकिशोर मेहता जी, इस नगर के सम्मानित व्यक्तित्व श्री प्रकाश सिंघल जी, हमारे मित्र सहयोगी साथी शुभचिंतक सिक्किम से आए पूर्व सूचना मंत्री श्री चंद्र बहादुर कार्की जी, अग्रज श्री रामाश्रय सिंह जी, बंधुवर श्री शैलेंद्र चौहान जी जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रखर लेखनी के लिए जाने जाते हैं एवं इस नगर के चर्चित व्यक्तित्व जिन्हें प्रायः हर कोई जानता है, जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अनुज श्री प्रदीप बंसल जी, आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को, सृजन कर्मियों को, इस नगर के सुपरिचित जो व्यक्तित्व हैं एवं अनुव्रत समिति से आई जो पुष्पा देवी की टीम है, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आंतरिक शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। आज हमारे लिए अत्यंत उल्लास का यह पर्व है, यह अवसर है, यह दिन है कि आपने अपनी उपस्थिति से इस सभागार को सुभाषित किया
और हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, सफल बनाने में आपने अपनी सकारात्मक भूमिका परिचय दिया। आप सभी को मैं बधाई देता हूं, आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विगत 2014 से आपका तीस्ता हिमालय, जो पूर्वोत्तर भारत की एकमात्र वैचारिक पत्रिका है और अपने निष्पक्ष तेवर के लिए जो पूरे पूर्वोत्तर भारत में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में जो जानी जाती है, उसकी ओर से 2014 में हम लोगों ने अमरावती सृजन पुरस्कार शुरू किया और उसी कड़ी में आज हमारे सामने मेहता जी उपस्थित हैं। 2021 का सम्मान पुरस्कार हम लोग रामकिशोर मेहता जी को दे रहे हैं और अमरावती रघुवीर सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन जो सम्मान है, आप सभी सुपरिचित, आप लोग सभी परिचित हैं चंद्र प्रकाश सिंघल जी से, उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से उन्हें हम वह सम्मान प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर हम आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता बधाई ज्ञापित करते हैं और हम समझते हैं कि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मददगार होगी और हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। आप इस बात से अवगत हैं कि तीस्ता हिमालय एक सेतु का काम कर रहा है। हमारा देश सामाजिक संस्कृति का देश है, विभिन्न रंगों, विभिन्न संस्कृतियों का यह देश है और विविधताओं में जो एकता है वो हमारी एक बड़ी खासियत है। इस खासियत के लिए देश को जाना जाता है और यह पत्रिका निरंतर यह प्रयास में लगी हुई है कि देश की जो सामाजिक एकता है, सामाजिक संस्कृति है, जो भाईचारा है, सौहार्द है, उसके खिलाफ जो भी शक्तियाँ उठ खड़ी हों, उनके खिलाफ तीस्ता हिमालय मजबूती से खड़ी होती है और आपके मन द्वार पर दस्तक देती है, आपको जगाती है। आप निरंतर जगे रहें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें और आपके हर सुख दुख में तीस्ता हिमालय आपके साथ खड़ी नजर आती है। जब भी कभी इस शहर में कोई बड़ा उथल पुथल हुआ है, तीस्ता हिमालय की भूमिका से आप लोग बखूबी अवगत हैं और हम चाहते हैं कि आपका जो है निरंतर सकारात्मक सहयोग जो है तीस्ता हिमालय को मिलता रहे। इसी अपेक्षा के साथ मैं पुनः करण सिंह जैन को मंच पर बुलाता हूँ, माइक पर बुलाता हूँ और यह मेरा आग्रह है कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि उनका भी क्रमवार सम्मान हो। मैं पूजा पासवान से अनुरोध करता हूँ कि वो अनुवर्ग समिति के अध्यक्ष पुष्पा डालिया जी को खदा पहनाकर उनका सम्मान करें। हमारे बीच विशिष्ट साहित्यकार एवं कवि डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं। मैं राजीव झा से अनुरोध करता हूँ कि कृपया डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे का सम्मान करें। ये वो आपके समिति के मैं डॉक्टर से यात्रा करूंगी, वो भी हमारे समिति के सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ। जो आपका तीस्ता हिमालय देख रहे हैं दर्शक है, मेरा उनसे अनुरोध है कृपया वो उसमें सिलीगुड़ी महाविद्यालय से डॉक्टर अजय साहू
शासन के खिलाफ भी लिखने से कभी नहीं कतराती। इस पत्रिका की विशेषता है और लगातार अपनी लेखनी के माध्यम से डॉक्टर साहब लोगों को आंदोलित करते रहते हैं। कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव में आग लगाने का काम करती है और दिल में भी आग लगाने का काम करती है। ऐसी पत्रिका की बहुत गर्व का विषय की सिलीगुड़ी से ऐसी पत्रिका प्रकाशित हो रही है। और जैसा कि आपको पता है, आज का जो मुख्य कार्यक्रम है जिसके तहत अमरावती सृजन पुरस्कार के लिए जिस व्यक्तित्व को चयनित किया गया है वो आदरणीय हमारे बीच से एक सम्मान के तौर पर एक राशि जो है, जो कि एक परंपरा है, इसके तहत एक सम्मानित राशि लेखक को प्रदान की जाती है। अमरावती सृजन पुरस्कार तीस्ता हिमालय अमरावती अपर रोड गुरुनगर पोस्ट प्रधान नगर सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 3 जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। अमरावती सृजन पुरस्कार 2021 रामकिशोर मेहता। माननीय रामकिशोर मेहता जन पक्षधर, सृजन साहित्य, जन संस्कृति एवं पत्रकारिता के निर्भीक प्रतीक तथा बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इनका विपुल साहित्य इनके श्रम, संघर्ष, साहित्य साधना एवं लेखन की तपस्या का साक्षी है। श्री रामकिशोर मेहता जी को उनकी साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा पत्रकारिता में बहुमूल्य, उत्कृष्ट, उल्लेखनीय सेवाओं तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए इन्हें अमरावती सृजन पुरस्कार 2021 से विभूषित करते हुए हम गर्व का अनुभव करते हैं एवं उनकी दीर्घायु, स्वस्थ, सुखद जीवन और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। रमाशय सिंह, संरक्षक विद्वत परिषद। देवेंद्र शुक्ल, अध्यक्ष विद्वत परिषद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव विद्वत परिषद। दिनांक 10 मार्च 2022। सम्मान में आपका तीस्ता हिमालय के बहुत एक कर्मठ प्रकाशक चंद्र प्रकाश सिंह, मान्यवर। आप नगर के एक सुपरिचित एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। खास तौर पर आप अपने सहज, सरल एवं कपट रहित स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उदारता आपके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। व्यवसायिक एवं सामाजिक कार्यों में आपकी ईमानदारी, पारदर्शिता व कर्तव्यनिष्ठा लोक जीवन के लिए एक उज्ज्वल दृष्टांत है। आप कई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और अपने सेवामूलक कार्यों द्वारा समाज व राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आपके सेवामूलक कार्यों अवदानों के लिए आपको अमरावती रघुवीर सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन सम्मान 2021 से सम्मानित कर हम गौरवान्वित हैं। हम आपके दीर्घायु, सतत कर्मशील जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक कामना करते हैं। रमाशय सिंह, संरक्षक विद्वत परिषद। देवेंद्र नाथ शुक्ल, अध्यक्ष विद्वत परिषद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव विद्वत परिषद। दिनांक 10 मार्च 2022। आज बहुत खुशी की बात, 2% जो क्रेडिट है उनको जाती है। और इस आदरणीय है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्य का दिन है आज। इससे आपका तीस्ता हिमालय के जीवन में यह भी एक अभूतपूर्व घटना जैसी है, क्योंकि सुदूर भूमि अहमदाबाद से पधारे हैं हमारे साथी रामकिशोर मेहता जी। रामकिशोर मेहता जी एक ऐसे साहित्यकार हैं
जो आम पथ से कुछ हट कर चलते हैं, नयापन की खोज करते हैं और यह नयापन की खोज उन्हें विभिन्न विचारों से टकराहट भी पैदा करती है, क्योंकि नयापन हमेशा ही नव उन्मेष का अभिव्यंजन करता है और समाज में एक नई दृष्टि देने की कोशिश भी करता है। हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में उनकी गति मति दिखलाई पड़ती है। एक ओर वह नाटक एकांकी में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तो दूसरी तरफ कहानी और उपन्यास में अपने को अभिव्यंजित करते हैं। उनकी अपनी अभिव्यंजना यह नहीं कि वह मात्र अपने को अभिव्यंजित करते हैं। इस अभिव्यंजना में आप पाएंगे कि आज का सनातन की सृष्टि या पुरातन को नए ढंग से देखने की दृष्टि उनकी अपनी है और वही अपनी दृष्टि उन्हें विशिष्ट बनाती है। भारत के विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं निकलती रही हैं, उनमें उनकी रचनाएं छपती रही हैं। 18-19 संस्थाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर उन्हें सम्मानित किया। तो ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित कर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनकी यह जो एक रचना है जो आज लोकार्पित हुई है, उसका नाम है अक्षम। यह उपन्यास है और इस उपन्यास में जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे दिखलाई पड़ती है, वह विशेषता है कि रिटायरमेंट के बाद, अवकाश ग्रहण करने के बाद जो जीवन सामने आता है और ऐसा जीवन जहां नायिका और नायक दोनों ही अपने पहले साथी को खो चुके हैं। एक विधुर है तो दूसरी विधवा और उम्र 60 के पार। इस तरह के जीवन में किस तरह का अकेलापन महसूस होने लगता है, उस अकेलापन को, उस एकाकीपन को किस तरह से दूर करने की कोशिश नायक की तरफ से होती है और नायिका की तरफ से। सामाजिक जो मर्यादा, सामाजिक मर्यादा भी अब छून रहे। जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है,
उसका उज्ज्वल पक्ष भी रहे, लेकिन स्थिर नहीं। उसकी गत्यात्मकता की जो बात उन्होंने उठाई, उसमें उसको सामने लाने में उन्होंने ऐसी विधि का, ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया है कि कथा चलती है, आपको लगता है कि कहीं इन दोनों के बीच अगर कहीं आप तो नहीं, कहीं हम तो नहीं, ऐसा आभास यह उपन्यास देते चलता है। उसके कथोपकथन में आप अपने को किसी न किसी रूप में बंधा हुआ भी पाएंगे, उसके साथ लगा हुआ भी पाएंगे। कभी कभी आपको ऐसा एहसास लग सकता है कि कहीं इसमें लेखक स्वयं तो नहीं, उपन्यास है, यह जीवनी नहीं, यह कोई आत्मकथा नहीं है। लेकिन आत्मकथा न होते हुए भी आपको एक एहसास लगेगा कि इसमें लेखक कहीं न कहीं है। जो इसकी भाषा है, उस भाषा में आप गीत भी सुनेंगे, कविताओं को भी सुनेंगे, और कहीं कहीं छुट ऐसे वाक्य मिलेंगे, वाक्यांश मिलेंगे, जिसमें आपको एक व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित होकर उपन्यास की गरिमा को और लोकमान्य बनाने में समर्थ है। ऐसा मुझे इस उपन्यास को जब भी आप उठाएंगे तो आपका मन इसको समाप्त किए बिना नहीं मानेगा। आप चाहेंगे कि हम इसको तुरंत खत्म करें, चाहे समय जो भी लगे। तो मेरी समझ से इसकी जो भूमिका है, उस भूमिका में आपको याद आने लगेगा कि हम सिंह सेनापति की भूमिका में किसी राहुल सांकृत्यायन को तो नहीं पढ़ रहे। कभी आपको एहसास होगा कि यह भूमिका किसी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनाम दास का पोथा या बाण भट्ट की आत्मकथा से तो नहीं गुजर रहे हैं। यही नहीं, कथानक जो चलता है उसमें बहती गंगा का एहसास आपको मिलने लगेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मेरा आग्रह है कि हमारे बंधु, जैसे लोकल एक्शन होता है विज्ञान में मुख्य धारा के प्रतिकूल, वैसे ही कुछ लोकल एक्शंस भी यहाँ चल रहे हैं। मेरा सोच इस ढंग से चलता है। आप लोगों ने सबने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक राजा है, राजा के सर पर सींग है और उसका एक नाई विशिष्ट होता है और वो उसकी हजामत बनाता रहता है। उसको पता है कि राजा के सर पर सींग है। वो नाई गुजर जाता है और उसके गुजर जाने के बाद एक नया नाई अपॉइंट किया जाता है और वो नया नाई जब राजा के सर पर सींग देखता है तो वो घबरा जाता है। राजा उसको धमकी देते हैं कि देखो ये किसी को बताना नहीं कि मेरे सर पर सींग है। तो बेचारा जो नाई है वो
इसको सोच सोच करके कहीं मेरे मुंह से ना निकल जाए बात और मेरी तमाम कर दिया जाए, तो वो डर जाता है और बीमार पड़ जाता है। बहुत सारे उसको इलाज करने के लिए वैद्य डॉक्टर्स आते जाते हैं, लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता। राज्य वैद्य, क्योंकि राजा का नाई है तो राज्य वैद्य जाते हैं, और राज्य वैद्य जब जाते हैं तो वो अपने होठों को भींच लेता है ताकि कहीं कोई बात मेरे मुंह से ना निकल जाए। एक पुरानी कहानी है। और जो राज्य वैद्य है उसको ये देखते हुए कि वो बोलने से अपने आप को रोक रहा है, तो वो ये कोशिश करता है कि इसको कुछ समझा जाए, कुछ विशिष्ट बीमारी है। तो बोलते हैं देखो एक काम करो, तुम्हें एक गहन जंगल का रास्ता बताता है, और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, और उस बरगद के पेड़ से अपनी बात कह दो। कहानी और आगे भी है, जिसे संगीतकार प्रयोग करते हैं कि वो बरगद का पेड़ काटा जाता है और उससे तबला और सारंगी बनते हैं, और उसमें कहा जाता है कि तबला बोले सिंह सिंह धिंग धिंग राजा के सर पर सिंह सिंह। मैं अपने परिवर्तन के दृष्टिकोण से बात करता हूँ। मैं अपनी बात, मेरे राजा के सर पर भी सिंह है, और मैं अपनी बात पेड़ के बेटे कागज से कह करके मुक्त होता हूँ। ये मेरी रचना प्रक्रिया है। आज जिस विषय पर मुझे बोलना है वह है स्त्री विमर्श और कन्या भ्रूण हत्या। मैं सबसे कमजोर पक्ष पर लिखता हूँ, चाहे वो मजदूर हो, गरीब आदमी हो, और निश्चित रूप से हमारे समाज में एक लंबे अरसे से स्त्री एक हमारा कमजोर पक्ष रही है। यूँ मैं जानता हूँ कि आज वे संघर्षरत हैं और अपने आप को स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, और बहुत हद तक आज जब हम देखते हैं तो हमारी बच्चियां हमारे बच्चों से ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हैं जिसे हमें समझना चाहिए, और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो स्वतंत्रता या जो अधिकार आप चाहती हैं वो हम पुरुष लोग आपको नहीं देंगे, वो आपको अधिकृत करने पड़ेंगे, छीनने पड़ेंगे, और जब आप उनको छीनेंगी तभी वो आपके होंगे, नहीं तो यदि हमने दिया तो हम आपको छीन लेंगे। अपनी बात स्त्री विमर्श पर शुरू करने से पहले मैं सोचता हूँ कि मैं कहाँ से करूँ। तो मुझे राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक याद आती है जिसका नाम है वोल्गा से गंगा। यदि नहीं पढ़ी हो तो जरूर पढ़ें। उसकी 3-4 पहली कहानियाँ ऐसी हैं कि जिसमें सत्ता स्त्री के पास है। वो जंगल में रह रहे हैं, वो उसमें और मैं इधर रह जाता हूँ। तो जंगल में रह रही हैं, वो गुफाओं में रह रही हैं, वो ही शिकार करके लाती हैं, और वो ही माँ है, और वो ही नेतृत्व कर रही हैं अपने समाज के। क्योंकि तब तक समाज केवल माँ के नाम, माँ से ही जाना जाता था। बच्चा ये जानता कि ये मेरी माँ है, और बहुत लंबे समय तक उन्हें ये पता नहीं होता कि बच्चा पैदा करने के लिए पुरुष की भी आवश्यकता होती है। एक और दृश्य सामने आता है मेरे, जब डॉली एक भेड़ एक सेल से पैदा की गई थी, जिसको हम बोलते हैं उसका ठीक है, एक सेल से अकेली एक सेल से एक डॉली पैदा की गई थी, एक भेड़ पैदा की गई थी। और उस पर एक कार्टून बनाया था R.K. लक्ष्मण ने, टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था वो कार्टून। तो कार्टून कुछ इस ढंग से बात करता है कि अब से 2000 साल बाद, यानी सन 4000 के आसपास कहीं एक संग्रहालय में एक आदमी की एक चित्र टंगा हुआ है, और 2 स्त्रियां बात कर रही हैं उसमें, और एक स्त्री दूसरी को ये बताती है कि देखो ये आदमी है, कहते हैं पहले संतानोत्पत्ति के लिए इसकी जरूरत होती थी, आजकल नहीं होती। इस ढंग से एक और छोटी कहानी पढ़ी थी, एक उमेश पारुथी जी हैं, ओमेश पारुथी जी हैं, वो रहने वाले हैं इसके हरियाणा के, और एक छोटी लघु कथा उन्होंने अपनी एक प्रस्तुत की। उसी से अपनी बात कहीं से शुरू करता हूँ। वो ये है कि उनकी एक लड़की है, वो एक्सीडेंट में मर जाती है, और एक्सीडेंट में मरने के बाद उसका 1 लाख रुपया मुआवजा सरकार देती है।
तो वो बंदा क्या करता है, 1 लाख रुपए में से कुछ पैसे निकाल करके और वो एक दारू की बोतल ले आता है और उसको पीने बैठ जाता है, एंजॉय कर रहा है वो। उसकी पत्नी जो है वो तो उसकी बच्ची है, वो बड़ी कुड़ती है उस पर, तो बोलता है अरे क्यों कुड़ रही हो, ये कोई दुख की बात नहीं है, लड़की मर गई ना, ये खुशी की बात है। अगर वो जब मर गई तो 1 लाख रुपया दे के गई, अगर जिंदा रहती तो हमें 2-4 लाख अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। दहेज की एक और कहानी याद आती है मुझे। पुराने एक पहले हिंदुस्तान में थे और फिर पाकिस्तान में चले गए, मंटो। आप सब लोगों ने जो साहित्य पढ़ रहे हैं उनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। उनकी एक कहानी है खूंटा। एक विधवा माँ है, वो अपने बेटे की शादी कर देती है और शादी कर देने के बाद थोड़े दिनों तो ठीक ठाक रहते हैं और फिर सास और बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो जो आदमी है, जो पुरुष है, जो लड़का है, वो उससे मतलब उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है। माँ और पत्नी दोनों उस पर अधिकार जमाना चाहती है कि मेरा अधिकार है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, दोनों अधिकार जमाना चाहती हैं, दोनों लड़ती रहती हैं। तो वो अपने एक मित्र के पास जाता है कि मैं इसका क्या इलाज करूँगा, इस बात का क्या इलाज करूँ। तो उसको समझाता है बड़े गाँव के ढंग से कि देखो, जो पशु है ना वो अपने खूंटे पर लड़ता है, जो पशु है वो अपने खूंटे पर लड़ता है और जिसका खूंटा ताकतवर होता है वो जीत जाता है। तो वो समझता नहीं कि देखो ये दोनों लड़ रही है, ये इनके खूंटे हो तुम, और जिसकी तरफ झुक जाओगे वो जीत जाएगा। बोलो इसका इलाज क्या है कि आप जो है 1-2 महीने के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। और वो गायब हो जाता है, घर में नहीं लौटता है वापस। और फिर कुछ दिनों तो मतलब पत्नी और ये माँ एक दूसरे को दोष देती है, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो अपने साथ समझौते कर लेती हैं और रहने लगती हैं। एक दिन जब वो लौट करके आता है तो देखता है कि सास और बहू आराम से रह रही है, तो उसमें वो सोचता है कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा निकल जाता हूँ। एक और अपनी ज़िंदगी से एक निजी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी मेरा बेटा भी यहाँ था, आया केवल इसलिए आया कि मैं देखूं पिताजी मेरे कैसे सम्मानित होते हैं, और वो अपने कुछ चित्र तो लेकर के चला गया। वो डॉक्टर है और उसकी पत्नी भी हाईली क्वालिफाइड है। लेकिन ये कोई उसका बात नहीं, बताने की बात ये कि मेरे यहाँ एक पोते का जन्म होता है और मेरी पत्नी जो कि अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, वो बड़ी खुश होकर कहती है कि हाँ लड़का हो गया, लड़का हो गया, लड़का हो गया। तो मुझे लगा कि यार ये प्रोफेसर है और ये लड़की स्त्री के पक्षधर होकर के बात क्यों नहीं कह रही है, इन्हें तो लड़का होने की बहुत खुशी हो रही है। तो मैंने चिढ़ करके कहा कि क्या लड़का हुआ तो तोप सिंह हो गया? तो बोलते हैं कि हाँ हमारा तोप सिंह हो गया। तो इस ढंग की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात दिखाई पड़ते हैं कि जिनके हम एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा गलत तो हैं। हमने स्त्री के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। तो मैं अपने फिर आगे के एक वैचारिक पक्ष पर आता हूँ। तो उस वैचारिक पक्ष पर जो है एक कम्युनिस्ट आंदोलन के कार्ल मार्क्स और एंगल्स दो बड़े प्रचारक हुए हैं। और एंगल्स का कहना है कि मातृ सत्तात्मक समाज से पितृसत्तात्मक समाज का जो अवतरण है, जो उसमें बदला है, वो जो है वो बड़ा स्त्रियों के लिए बड़ा मतलब नुकसानदायक हुआ है। और वो कब बदला है? वो तब बदला है कि जब पुरुष को ये समझ में आ गया कि मेरे संयोग के बिना ये स्त्रियां बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जिस दिन उनको ये समझ में आ गया तो उस दिन जो है उन्होंने पूरे आपको उन्होंने समझा लिया और फिर सारे साधनों का उन्होंने उपयोग किया स्त्री को अपनी दास्तां में बांधे रखने के लिए। वे साधन कुछ भी हो सकते हैं। भाषा है साधन के रूप में, प्रतीक है, मितक है, धर्म है, रीति रिवाज है, परंपरा है, परिवार है, समाज है, अर्थ सत्ता है। थोड़ा सहायता ले रहा हूँ सब पेपर की, क्योंकि मुझे राजनीति है, पार्श्विक बल है, विज्ञान है और यहाँ तक कि प्रकृति नेचर भी है जिसका उन्होंने उपयोग किया है स्त्री को दबाकर रखने के, स्त्री को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखने के लिए। ये नहीं कह रहा कि हमें पुरुष से दुश्मनी कर ली जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझा जाए। एक जब स्त्री ये समझने लगती है कि हाँ अब मेरे अंदर वो सामर्थ्य आ गई है कि मैं अकेली भी बच्चे को पाल सकती हूँ। ये सच है कि प्रकृति ने स्त्री को इतनी सामर्थ्य दी है कि वो अकेले बच्चे को पाल सकती है और एक समय पर पालती रही है। लेकिन आज जो है
हमने बहुत सारे ऐसे छल किए हैं कि जिसकी वजह से लगता है कि नहीं, मुझे पुरुष की बहुत अधिक आवश्यकता है, उसके बिना मैं काम नहीं चल सकता। तो भाषा के हमने बहुत बड़े छल किए हैं, और कुछ भाषा के छल, कुछ शब्दों के छल जो हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पति और पत्नी, पति पत्नी का पुल्लिंग नहीं है। पति में बहुत सारे अर्थबोध हैं, पत्नी में नहीं है। राष्ट्रपति है, अगर कोई स्त्री बन रही तो राष्ट्रपति नहीं होगी, वो सेनापति हो सकता है, छत्रपति हो सकता है, कुलपति हो सकता है, अधिपति हो सकता है। इनमें सब में पति होने का मतलब ये है कि वो एक मालिक है, स्वामी है। तो पुरुष ने अपने लिए जो शब्द चुना है उसके लिए ऐसे विभिन्न अर्थ दे रखे हैं कि जिससे उसकी मिल्कियत दिखाई पड़े। स्त्री को हमने मिल्कियत के रूप में देखा है, मिल्कियत के रूप में देखा है तो हमने जुए में भी लगाई है। हमने उसे कहा है कि लड़ाई किसके लिए होती हैं, लड़ाइयाँ, युद्ध किसके लिए होती हैं? जर, जमीन और जोरू के लिए, हैं? जर, जमीन और जोरू के लिए ना। तो जोरू को हमने जो है जर जमीन के समकक्ष रख दिया है। तो स्त्रियों को ये समझना चाहिए कि हम जर जमीन के समकक्ष नहीं है, हम इतने ही बड़े मानव हैं जितना कि बड़ा कोई पुरुष। एक और बहुत कॉमन सा शब्द हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होता है, कन्यादान। क्या कोई कन्या अपने आप को ये सोचने के लिए तैयार है कि मैं दान की वस्तु हूं? नहीं। क्या आपने कभी विरोध किया जब आपकी शादी हो रही थी और बोला आपको दान किया जा रहा है? नहीं। जब तक आप विरोध नहीं करोगे कि मैं कन्यादान की वस्तु नहीं हूं, मैं आपकी संपत्ति नहीं हूं, पिता से जब तक ये नहीं कह सकेंगे कि मैं आपके दान की वस्तु नहीं हूं, मुझे आप इस ढंग से किसी को दान नहीं कर सकते कि एक ने एक सामान यहाँ से उठाया और किसी को दे दिया, बैल दे दिया, गाय दे दी या भैंस दे दी, या मतलब अपने ज़मीन दे दी या प्रॉपर्टी दे दी। मैं वो नहीं हूँ, मैं हूँ, आदमी हूँ, मैं भी एक मानव हूँ। आप मुझे दान नहीं कर सकते, मेरी भी उतनी ही जिंदगी है। दूसरा देखिए, जब कई बार जब विवाह होता है तो एक हमारे यहाँ एक चढ़त, दूल्हा जो है घोड़े पर चढ़ करके जाता है और उसका एक साफा बंधा होता है, बहुत एक पाटा बांधा हुआ होता है, तलवार लटकी हुई होती है, गाजे बाजे के साथ जा रहा होता है। उस चढ़त शब्द का अर्थ क्या है? वो चढ़त चढ़ाई है, स्त्री विजित है, हम जीत कर लेकर के आ रहे हैं, हम जीत कर लेकर के आ रहे हैं। और चाहे वो 1.5 पसली का दूल्हा होगा, वो अपने आप को विजेता सोच रहा होगा, वो अपने आप को विजेता सोच रहा होगा। तो आप बोल दीजिए कि हम चढ़त करके आए हो ना, तो हम आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। एक बहुत बढ़िया है, ये हिम्मत आपको पैदा करनी पड़ेगी मैडम। ये मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं हिम्मत पैदा करने की बात कर रहा हूँ कि वो आनी चाहिए। और जब तक आप में वो हिम्मत नहीं आएगी तब तक जो है हम आपको कुछ देंगे और बोल देंगे छीन लेंगे, वो छीन भी लेंगे। यदि हमने आपको दिया तो हम छीन भी लेंगे आपसे। देखिए, जब बहुत बढ़िया अच्छी बातें दिमाग में आती हैं, जब दूल्हा दुल्हन शादी करने के बाद जब गए माँ के पैर, सास के पैर छूने, तो सास आशीर्वाद क्या देती है? बहू को बोलेगी सौभाग्यवती भव, और बेटे को आयुष्मान भव, बेटे को आयुष्मान भव। कितनी पक्षधरता है आप में, खुद में। आप ये देखिए कि खुद में आपने कितने अपने बेटे के लिए दिया। जो जब हम स्त्री को कह रहे हैं सौभाग्यवती भव, तो वो जो है कह रहे हैं मेरे बेटा जो है, सौभाग्य मतलब तुम्हारा मेरा बेटा है वो लंबी उम्र तक जिए। और जब बेटा आता है तब हम कहते हैं कि तो आयुष्मान भव, यानी स्त्री के बारे में हमारा कोई वो ही नहीं दे रहे हैं हम उसको। शादी जब होती है दोनों तरफ से बेटे को ही आशीर्वाद। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। तो ये हमें समझना चाहिए कि भाषा हमारे साथ, भाषा के रूप में, शब्दों के रूप में हमारे साथ में कैसे छल हो रहे हैं, उन छलों को हमें समझना चाहिए। और स्त्रियों को मैं खास तौर से कह रहा हूँ तो वो समझें कि उनके साथ में भाषा के कैसे छल हो रहे हैं। शादी होती है हमारे यहाँ, एक ये बड़ा एक सिस्टम है कि बाप जो है वो बेटी के घर में जाकर नहीं रह सकता। एक कहावत है, बहन घर भाई सो कुत्ता, सास घर जमाई सो कुत्ता, और 100 कुत्तों का वो सरदार जो बाप रहे बेटी के द्वार।
100 कुत्तों का वो सरदार जो बाप रहे बेटी के द्वारा, हमने कितना निकाल दिया है बाहर अपनी जिंदगी से। और ये भी कहा करना ना, हम उनके यहाँ जाकर के पानी नहीं पिएंगे, हम उनके जाकर पानी नहीं पिएंगे, लड़की के पास तुम जाएंगे भी नहीं, हमारा संबंध भी खत्म हो गया। और भी कई एक और दृष्टि देखिएगा, जब आप हरियाणा में बहुत बार देखते होंगे कि अगर गाँव में किसी लड़की ने लड़के से शादी कर ली तो उसे जो वो बहुत गलत मानते हैं। उसके पीछे का मानसिक सोच, मानसिक कारण क्या है, क्या आप समझने की कभी कोशिश किए हैं? अगर लड़की उसी गांव में ब्याही है तो जमीन बांट लेगी आपसे, इसलिए उसे इतना दूर फेंक दो कि वो आपकी उस जमीन का, आपके उसका हक ही ना मांग सके, इतनी दूर फेंक दो। एक कितना गजब की बात है, जब हम लड़की हमारे घर में बड़ी हो रही होती है तो बोले पराए घर का कूड़ा है, और जब दूसरे घर चली जाती तो बोले पर जाइए, पराए घर का कूड़ा है और पर जाइए। यानी अगर दूध का गिलास एक है हमारे पास उपलब्ध है तो भैया को मिलेगा, बहन को नहीं मिलेगा, भैया को मिलेगा, बहन को नहीं मिलेगा। मैं कहा, मैं तो बोल रहा हूँ आप तरक्की कर रही हैं, थी ना आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, लेकिन अभी भी है, अभी भी है, मैं सच बोल रहा हूँ, अभी भी है। और गाँव में है ना, बहुत कम आप जो बोल रही है ना, इसका परसेंटेज शहरों में है बहुत कम है, लेकिन ज्यादा आबादी जो शहर हो रहे हैं गाँव में आज भी है। और देखिए, अगर पढ़ाया जाना है तो लड़का पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाना तो लड़का पढ़ाया जाएगा, लड़की को रख दिया जाएगा नहीं। देखिए एक बात बताएं, मैं तो पहले ही कहा हूँ कि आज जो है लड़कियां लड़कों से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। ये बात मैं बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, ये बात मैं मानता हूँ बहुत सारी जगह, क्योंकि उन्हें अपना जो है ये देखना कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ पढ़ाए जा रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं। जी एग्री, मैं सहमत हूँ आपसे, लड़के पढ़ाए जा रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। स्त्री को हमने और कैसे ढंग से डिग्रेड किया है। देखिए, तिया चरित्र जाने ना कोई, पति मारकर सत्ती हुई, ये हमारे मुहावरे हैं, ये हमारे कथ्य हैं। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवम न जानती को तो मनुष्य। नारी को या तो देवी कहा गया हमारे समाज में, या फिर पैर की जूती, और अधिकतर पैर की जूती है। हाँ, तत्र पूजन्ते देवता शक्ति का रूप ही है, जितनी भी देख लीजिए आप, देवियाँ जो भी है सारी नारी तो है। मैं आपको कुछ और भी बात करूँगा। चलिए आप मेरी बात थोड़ा आगे से सुनिए। हाँ, मैं चल रहा हूँ। आपने किस देवता के यहाँ लड़की पैदा होते हुए सुना पढ़ा? किसी एक देवता का नाम बताओ जिसकी कोई लड़की हो। है एक देवता की, वो है ब्रह्मा की एक लड़की है सरस्वती। और सरस्वती और ब्रह्मा के रिलेशन जो हमारे कथानकों में अलग अलग तरीके से कहा जाते हैं, और जिसके कारण ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा की कभी पूजा नहीं होती, उसका केवल एक ही मंदिर है, क्योंकि उन संबंधों को एक अलग ढंग से उन्होंने डिफाइन किया है। जो शिव के 2 लड़के हैं, विष्णु का कुछ नहीं है, विष्णु के अवतारों के लड़के हैं। अब आप राम के अवतार को अगर हम देखना शुरू करते हैं तो आप जब रघुवंश पढ़ेंगे तो 100 पीढ़ियों में आप देखेंगे कि एक भी लड़की नहीं है। पढ़िए आप उनको, एक भी लड़की नहीं है वहाँ पर, सब लड़के हैं। एक कवि की कल्पना जरूर एक ने की है, और वो है ये जिन्होंने उत्तर रामचरित लिखा है सर, बाबूती ने एक लड़की वो अपनी कल्पना की अपने नाटक के रूप में, शांता। लेकिन अदरवाइज एक भी लड़की नहीं है। राम चारों भाइयों के 2 लड़के हैं, एक भी लड़की पैदा नहीं हुई। क्या बात है। अगर हम प्रकृति में देखेंगे तो 1000 लड़कों के ऊपर प्राकृतिक रूप में 951 लड़कियां पैदा होती हैं। और उसमें जो है, जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो X और Y क्रोमोसोम है, और Y क्रोमोसोम से लड़का पुरुष नहीं होते हैं दोनों, और उसमें लड़का पैदा होता है Y क्रोमोसोम से, और X क्रोमोसोम से लड़की होती है। इसका मतलब ये भगवान जो थे उनके यहाँ कोई X क्रोमोसोम वाला वो हिस्सा ही नहीं था, सब जो Y क्रोमोसोम वाले थे भगवान। मैं मतलब जो मेरे मन में भाव है, मैं बिना किसी बनाए हुए कुछ सीधा बात कर रहा हूँ। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अपनी बात कहना चाह रहा हूँ आपसे।
स्त्रियों को हमने क्या कहा है, पैर की जूती रखा है। दूसरी बात ये कि हमने कभी पहले वो पिता के अधीन है, फिर पति के अधीन है, फिर पुत्र के अधीन है। कभी कभी हमने कहा है कि हाँ ये मैं थोड़ा और चलूँ, कृष्ण के बारे में बोलना चाह रहा। कृष्ण 8 भाई थे, 7 मार दिए गए, एक अकेला बचा। कृष्ण के 2 पुत्र हैं, कोई लड़की नहीं। उसी काल में अगर आप देखेंगे तो जो शांतनु है उसके 8 लड़के तो गंगा से पैदा हुए और 1-2 इससे पैदा हुए, लड़के ही पैदा हुए, लड़की कहीं कोई पैदा नहीं हुई। उनके आगे भी दो उनके आगे विचित्र वीर्य की 2 संतानें हैं, नियोग से कुल पैदा हुए, लेकिन वो भी लड़के हैं। और धृतराष्ट्र के जो हैं कुल मिलाकर के 101 लड़के हैं और कुल मिलाकर के एक दुशल्या नाम की एक लड़की है। अगर हम उसको भी नहीं जानते, यदि उसका जो जयद्रथ से अगर उसकी विवाह नहीं हुआ होता तो शायद हमें उसकी पहचान नहीं होती। पांडवों को कोई भाई बहन नहीं है, परीक्षित के कोई भाई कोई बहन नहीं है, जन्मेजय के कोई भाई कोई बहन नहीं है। यानी कारण क्या है इसका कि हुए तो होंगे लेकिन हमने उनको वो नहीं, मूल्य नहीं दिया, सामने नहीं रखा। और क्यों नहीं रखा कि जो भी जब हम लड़की की शादी करने जाते हैं तो बोला जाता है कि दामाद के पैर पूजो, दामाद के पैर पूजो। अगर मैं भगवान हूँ और मैं दामाद के पैर पूजूंगा, भगवान होकर के मैं पूजूंगा, तो भैया मैं तो मेरे को लड़की होएगी नहीं और नहीं होगी तो कुछ भी नाम ही नहीं आएगा उसका। मैं पैर पूजा करने नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा अहम बहुत ऊंचा है, पुरुष का अहम जो है वो बहुत ऊंचा होता है। सारी बातें तो भगवान की बनाई हुई है, फिर इसमें नहीं साहब, भगवान हमारा बनाया, भगवान हमारा बनाया। चलिए मैं चलता हूँ। कहते हैं भाग्यशाली की बेटी मरती है और दुर्भाग्यशाली का बेटा मरता है। हमारा जो बड़ा, हम अपनी संस्कृति को और संस्कृत के साहित्य को बड़ा महान कहते हैं। आप अगर संस्कृत साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें जो नाटकों में, काव्य में स्त्री जो है वो संस्कृत नहीं बोलेगी, वो प्राकृत में बोलेगी या अपभ्रंश में बोलेगी। हमारा जो धर्म ग्रंथ हैं, आप अगर गीता को अगर आप पढ़ेंगे तो गीता में देखिएगा कि पुरुष के लिए तो, और वो भी सवर्ण पुरुष के लिए तो ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है। लेकिन शूद्र और स्त्री को जो के लिए केवल एक योग है, भक्ति योग। यानी हमने वहाँ भी स्त्री को जो है शूद्र के समकक्ष बना करके रखा है अपने उसमें भी। तो जब तक आप विरोध नहीं करेंगी तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा आपके साथ, यही मनुस्मृति में भी है। और अगर हम लोग देखिए बड़े ध्यान से आप सब लोग करते हैं कि सब हम जब रामचरितमानस पढ़ रहे होते हैं तो हम सुंदरकांड का पाठ हर एक घर में होता है। और जब आप कभी ये सवाल करते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो एक हमको वो दिया जाता है कि अरे भाई ये तो जो समुद्र है, आज इसका बदल दिया गया, ढोल गंवार पशु और घोड़ा उनको मारो जितना थोड़ा। ना वो ठीक है, वो आपने अच्छा किया वो आपने अच्छा किया। लेकिन मैं अपने साहित्य के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ तो उसमें ये बोला जाता है कि समुद्र जो है शूद्र पात्र है और ये तुलसी जी ने शूद्र पात्र से कराया है। एक और अध्याय आगे चलिए और वो है अरण्य कांड। अरण्य कांड में कहानी है नारद की और विष्णु की। नारद और विष्णु की। तो कहीं एक स्वयंवर हो रहा होता है और उस स्वयंवर में नारद मुनि शादी करना चाहते हैं और विष्णु भी शादी करना चाहते हैं। तो नारद मुनि का वो मुंह जो है बंदर का बना देते हैं और वो उसको जो है स्वयंवर में चुनते नहीं। तो इसकी शिकायत राम जो है विष्णु के अवतार हैं और नारद मुनि राम से ये कह रहा है कि ये तुमने मेरे साथ में ये किया था अपने उस रूप में। तो बोलता है कि मैंने तुम्हें बचा दिया। और जो अरण्य कांड में जो तुलसी ने स्त्री के बारे में कहा है, यदि आप पढ़ें और अर्थ को समझें, और यदि मैं स्त्री होता तो मैं उस तुलसी, वो जो तुलसी ने कहा है उसमें मैं उसे माचिस दिखा देता। इसलिए मानता हूँ कि तुलसी हमारे साहित्य का सबसे बड़ा साहित्यकार है। लेकिन यदि तुलसी इस ढंग से स्त्री को कहता है, जिसने कहा है अंततः कहा है कि नारी तो नरक की द्वार है, क्या आप अपने आप को इस नरक का द्वार मानने के लिए तैयार हैं? किसी ने बहुत बात कहा है, खाली एक ही बात नहीं कहा है। तुलसी ने हजारों कहा है नारियों का विषय में। दुर्गा दक्ष सब
रामायण में लिखा ये कहा है या नहीं कहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ हजूर, इतना बता दीजिए। अगर नहीं कहा है, अगर नहीं कहा है तो आप ये आप अरण्य कांड पढ़ नहीं मैं तो सिर्फ संदर्भ ये कह रहा हूँ तो किस ढंग से हमने स्त्री को हर एक जगह गिराया है। मैं एक बार नहीं वर्ग है हम एक पक्षीय बात करते हैं, पंडित जी का कहना है कि हमारे शास्त्रों ने स्त्रियों को बहुत महत्व दिया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, शंकराचार्य का आप लोगों ने नाम सुना है। उनसे जब पूछा गया नरकस्यम किम द्वारम, तो उन्होंने कहा नारी। जिस शंकराचार्य पर हमें बहुत गर्व है, उन्होंने कहा कि नारी नरक का द्वार है और पुरुष क्या है, स्वर्ग का द्वार है। क्या नहीं, मैं देखिए मैंने यह साथ हो सकता एक सप्ताह एक क्रीट सोमैया जी हैं जी, एक क्रीट सोमैया जी हैं जिनका कुछ संघर्ष हुआ शिवसेना वालों से पूना में, और उसके बाद जब वो लौट करके आए तो बीजेपी वालों ने कहा, नेताओं ने, कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। मुझे सिर्फ एक बात पर कहना है कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, इससे आप क्या समझते हैं? क्या क्या बात कर रहे हो यार, आज कल के संदर्भ की बात कर रहे हो। कहावतें हैं, कहावतों के पीछे सोच है कि हमने चूड़ियां क्यों पहनी है। हमने आपको नकेल पहनाई है नाक में, हमने आपको नाक में नकेल पहनाई है जो प्रतीक है नकेल होने का। चूड़ियां आपको पहना दी हैं ताकि आपके में जो है कम ये हिम्मत ही ना हो कि चूड़ी टूट जाएगी, चूड़ी मोल जाएगी, मैं दुर्भाग्यवती हो जाऊंगी, मेरा सौभाग्य चला जाएगा। सारा का सारा खेल इस ढंग से है कि हमने स्त्री को बांध करके रखा है। हमने स्त्री को चाहा है कि वो असूर्य पश्चा हो। असूर्य पश्चा जिसने सूर्य को नहीं देखा है, घर के अंदर कैद है, वो असूर्य पश्चा हम स्त्री चाहते हैं। हम स्त्री जो है असूर्य पश्चा चाहते हैं। हम स्त्री ये नहीं समझते कि कैसी चाहते हैं। हम दुबली पतली लड़की चाहते हैं, गोरी दुबली पतली है। अगर ताकतवर स्त्री होगी तो दो भूसे आपको भी लगाएगी अगर आपने लगा दिए तो। और ऐसी औरत को हम क्या कहेंगे, मर्द मार। उसकी अवमानना करेंगे हम कि वो औरत जो है मर्द मार है। मर्द ने अपने आप को ताकतवर बनाए रखने के लिए स्त्री को कमजोर बनाए रखने का पूरा प्रयत्न किया है। उसे घर के अंदर बंद रखा है, उसे सूरज का प्रकाश नहीं मिल जाना चाहिए, वो सुंदर दिखनी चाहिए और वो पुरुष को आकर्षित करे। स्त्री का काम हो पुरुष को आकर्षित करना। प्रकृति ऐसी नहीं है, प्रकृति का सोच जो है बिल्कुल अलग है। जो नाचता है वो मोर है, मोरनी नहीं है। स्त्री के पास एक ये ताकत का होना कि वो एक बच्चा पैदा कर सकती है, वो अपने आप में पूरी बात है। आकर्षण का सारा काम जो है मेल को दिया। जिसको कोयल को आप बोलते हो को कूकती है, वो कोयल पुरुष नर कोयल है, मादा कोयल नहीं है। पपिया पुरुष कोयल है, मादा कोयल नहीं है। वो जो शेर है ना, जिसके इतने बड़े बड़े आयाल होते हैं, वो मेल है। वो मेल है। जो भी स्त्री को सम्मोहित करने का जो काम है पूरी प्रकृति में, वो पुरुष का है। तो वो क्योंकि स्त्री के पास वो काबिलियत है कि वो एक बच्चा पैदा कर सकती है, पुरुष के पास वो काबिलियत नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके। इसलिए सारा आकर्षित स्त्री को आकर्षित करने का, मादा को आकर्षित करने का काम जो है वो प्रकृति ने पुरुष को दिया है। मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि जो दाढ़ी मूछ और इतना हमारे पास जो शेर जैसा चेहरा दिखाने के लिए बना है, वो प्रकृति ने इसीलिए बनाया है ताकि हम मादा को आकर्षित कर सकें। हमने आपको पायल पहनाई, किस लिए पहनाई? ताकि बहू जब घर में जा रही हो ना एक कमरे से दूसरे कमरे में, तो उसकी छन छन की आवाज़ से हमें ये पता चल जाए कि ये यहाँ है। हमने उसके पास जो है सारे के सारे वो साधन ऐसे बना के रखे कि हम उनको ट्रैक कर सकें कि वो कहाँ है।
हुआ कि आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू कह गए हैं, दूसरा पहलू भी होता है। मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि सर क्या हुआ पुरानी कथाओं में कि वो कल्पनाएं मात्र थी कि वास्तविकता थी, उससे परे हट के हम आगे देखें। और आज की जो नई पीढ़ी है सर, उसमें से 90% लोगों को ये नहीं पता कि रामायण क्या थी, महाभारत क्या था। उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए, उनको रिमाइंड न कराया जाए। और आपने बहुत तरह की बातें उठाई सर कि नारियों का शोषण हुआ सर। अगर शोषण हुआ, शोषित होने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार है सर, उनके अपने को कारण रहे होंगे सर। और ये एक सामाजिक परिकाठामा जिसको कहते हैं, सामाजिक ढांचा था, उसके अंदर में पाजेब महिलाओं ने पहनना स्वीकार किया और पुरुष उसके बदले मोटा कंगन पहनते थे। ये एक ज्वेलरी का मसला है सर। इसको इस तरह की भावनाओं को जोड़कर मेरे ख्याल से इसको डिस्टोर्टेड नहीं करना चाहिए, ये मेरी सोच है सर। आपने कहा कि नारी पे बहुत अत्याचार हुआ है, नारी ने खेला किया है, पर नारी के ऊपर क्या क्या खेला हुआ है। अब तो हम सर आज वर्तमान युग में देख रहे हैं कि नारी खेला कर रही है बंगाल में, नारी खेला कर रही है बंगाल में। भाभी जी मैं लेके नहीं आता जब किसी तरह कहना होता है इस तरह से सर। ये मेरे ख्याल से सर आज की जो पीढ़ी है सर, उसको अपने हिसाब से ग्रो करने दिया जाए सर। क्योंकि सर एक प्रश्न मैं आपसे जरूर करूंगा, आपने अनुपात की बात की, लैंगिक अनुपात की। पहले लड़कियों की संख्या कम होती थी, 3 दिन पहले का डाटा है 1000 पुरुष पे 1020 लड़कियां आज के तारीख में, ठीक है। तो इसमें सर सामाजिक के साथ साथ में कुछ हमारे देश के नियम भी होते हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। लड़कियों को दबाया गया सर। एक प्रश्न सिर्फ मेरा है, आज लड़कियां जो प्राय अर्ध नग्न अवस्था में रहना चाहती है, दबाया जा रहा है कि उनको खोला जा रहा है, इसके लिए कौन दोषी है, हमें मंथन करना चाहिए। क्योंकि ये जितनी भी शर्म होती है, आंखों की शर्म हो या कपड़ा हो सर, ये गहना है सर। ये उन्होंने शहर स्वीकार किया, किसी ने थोपा नहीं है। हम हमारे दादे परदादे से सुनते थे कि उस टाइम लड़कियों को यानी वधू पक्ष को कुछ दहेज देके तब लड़कियां लाई जाती थी। समय बदला, हम लोग के दौर के अंदर में ये सुनने में आया नहीं, ना लेंगे ना देंगे, ठीक है। आगे ये एक सामाजिक चक्र है, जब भी जुल्म होगा प्रतिवाद होगा और वो दूसरा एंगल सामने आएगा। तो इसको मेरा व्यक्तिगत मानना ये है सर, पुरानी कथाओं को जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ कर हमें पथ भ्रमित दिग्भ्रमित न किया जाए। धन्यवाद सर। उपस्थित भाई और बहनों एवं मातृशक्ति, मंचासीन माननीय अध्यक्ष श्री शैलेंद्र चौहान जी, वरेण्य अतिथि श्री राम किशोर जी मेहता, आज के मुख्य अतिथि श्री परेश चंद्र जी, श्री रामाश्रय सिंह जी, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र भी हैं और हमारे बहुत लाइकिंग के आदमी हैं। उपस्थित सभी भाई और बहनों को मैं अपना प्रणाम करता हूं और आप सबका हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस मंच पर मुझे जिस कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है, वास्तविक में मैं उसके लायक तो नहीं हूँ, लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि आपने मुझे सम्मानित किया। मैं आप सबका आभारी हूँ इस सम्मान के लिए। मैंने अपने पूरे जीवन में यह माना है कि मानव की सेवा करना ही धर्म है। वसुदेव कुटुंबकस्य, यही मेरी हमेशा की भावना रही है। मैं पूरे मानव समाज के प्रति समर्पित हूँ, चाहे वो कोई भी हो, किसी समाज से हो, मैं सबके लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। ये मेरी एक भावना है हमेशा से। अतः जहाँ संभव हुआ
और जितना संभव हुआ मैं मेरे यथाशक्ति समाज की सेवा में लगा रहा हूँ बहुत सालों से। मैं चेष्टा करता हूँ कि मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, हमेशा मेरे हाथों से अच्छा ही हो। मैं मन से वासना और कर्मनामा किसी तरह से भी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं न मन से, न वचन से और न कर्म से, मैं हर जगह सबका भला चाहता हूँ, सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ। अंत में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंत समय तक मुझे भगवान ऐसा ही बनाए रखे कि मैं मरते दम तक इसी विचार पे जीता रहूं और सदैव मानवता के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करता रहूं। इसी शब्दों के साथ मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। सब उपस्थित साहित्य प्रेमी, सिंधर्मी, बुद्धिजीवी वर्ग, सबका मैं अपनी ओर से मंच पर बैठे हुए जिन लोग जो आज सम्मानित हुए हैं अंतर हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे कुछ मेहता जी के ऊपर बोलना है, वो मैं दूसरे सत्र में बोलूँगा। अभी जो मेहता जी ने अपनी दृष्टि के माध्यम से जो बात रखी, वास्तव में धर्म के नाम पर महिलाओं का हो, निम्न समाज का हो, जितना शोषण हुआ है उन्होंने उद्घाटित करने की कोशिश की। एक बात है कि अपना विचार है, अपना अध्ययन में जरूरी है। जो अच्छे साहित्यकार होते हैं अपना जो भारतीय वाङ्मय है, मिथक है, पुराण है, इतिहास है, उसकी भी जानकारी रखते हैं। तो मेहता जी इस मामले में बहुत अध्ययनशील प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी एक पुस्तक है तीसरा आदमी, अगला जो सत्र होगा मैं उसमें विस्तार से इनकी दृष्टि को, जनपक्षधरता को रखूँगा और आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप उस समय जरूर सुनेंगे, उपस्थित रहेंगे। इतना कहते हुए मैं पुनः साधुवाद देता हूँ। जितने भी लोग यहाँ आए मंच पर बोले, अपनी बात रखे, उनकी भावनाओं का मैं स्वागत करता हूँ। और सिलीगुड़ी में एक विजन चेतना जगाने की बात उन्होंने की। स्त्री विमर्श के माध्यम से यह चेतना जगाना हर साहित्यकार का काम होता है। साहित्यकार का धर्म प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, जनपक्षधर होता है, जो जनता के साथ खड़ा होता है। तो जैसे कोई भी सत्ता हो, कितना भी भयानक हो, उसके सामने भी डट करके रहता है और वह कबीर बन करके जहाँ भी बुराइयाँ हैं उस पर जरूर जो है अपना हथौड़ा चलाता है। उसकी जो शक्ति है, साहित्य है, सृजन है, वो हथियार का भी काम करता है। वो शांति के लिए भी युद्ध करता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि उसे सृजन का हथियार भी उठाना पड़ता है और समाज में जागृति पैदा करनी होती है। मैं उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। अगले सत्र में फिर कुछ बातें। और अब हिमालय से सम्मानित, सदन से सम्मानित साहित्यकार हमारे सम्मानीय साहित्यकार और इस सदन पुरस्कार के अलावा सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन से सम्मानित होने वाले श्री चंद्र प्रकाश सिंघल जी, आप दोनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आपके जो कर्म हैं, कार्य हैं, वो हमारे सिलीगुड़ी में पहचाने गए और श्री राजन सिंह द्वारा उन्हें पहचानने के बाद सम्मानित करने का जो कार्यक्रम किया गया वह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे चूँकि होते रहते हैं, इसलिए और ये तीसरा हिमालय की तरफ से लोगों को सम्मानित करते रहते हैं। ये यहाँ एक जनचेतना जगाने का पूरा प्रयास है। आज की तारीख में कुछ विवादास्पद हमारे रामकिशोर जी ने कहा, तो मैं इस संदर्भ में दो एक बातें आपको कहना चाहता हूँ। दरअसल होता क्या है कि हमारे यहाँ
जो एक परंपरा के नाम से बहुत सारी रूढ़ियां चलती आती हैं और उन रूढ़ियों का पालन करना हम अपना धर्म मानते हैं। तो ऐसा जो धर्म होता है रूढ़ियों का पालन करने वाला, वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे किसी तालाब में जो पानी होता है ठहरा हुआ होता है, तो उसमें क्या है वो सड़ने लगता है, धीरे धीरे उसमें बदबू आने लगती है। तो उस तालाब का पानी तो बदलना पड़ेगा। जैसे उस तालाब का पानी बदलता है, उसमें ताज़ा पानी आता है, तो उसकी सड़न जो है वो कम हो जाती है और उसमें जीवन रहता है। सड़े हुए पानी में मछलियाँ भी मरने लगती हैं, ताज़ा पानी में मछलियाँ जिंदा रहती हैं। तो ये जो रूढ़ियाँ हैं, ये रूढ़ियाँ स्वतः नहीं टूटती। हर युग में ये रूढ़ियाँ जो है, कुछ लोग जो होते हैं वो आगे आते हैं, संघर्ष करते हैं, समाज के बड़े तबके को समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे बहुत बड़े संत हुए और उनका विरोध हुआ। राजा राम मोहन राय ने जो है स्त्री सती प्रथा का विरोध किया, उनका भी विरोध हुआ। तो हर ऐसा काम जो आदमी रूढ़ियों से अलग हटके करना चाहता है, उसका विरोध होता है। और विरोध होना बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक बड़ा तबका लकीर का फकीर होता है, एक ही रास्ते पर चलना पसंद करता है। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वच्छंदता तो चाहता है, लेकिन सामाजिक रूप से पूरा समाज मुक्त हो जाए, समाज का एक वर्ग मुक्त हो जाए, चाहे स्त्रियाँ हों, दलित हों, गरीब लोग हों, आदिवासी हों। भाई आप यहाँ पे सड़क पे काम करने वाले कितने मजदूरों को देखते हैं, आप उनके बारे में कभी सोचते हैं कि ये भी मुक्त हो जाए, अच्छा खाने पीने लगा, इनको अच्छा रोजगार मिल जाए, है ना? नहीं सोचते, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से ही जो कुछ है वो सोच लेते हैं। हमारा उन्नयन हो, समाज जाए भाड़ में, हमारा व्यवसाय चल निकले, हमारी विद्वता चल निकले, या हम कुछ भी करें, तो ये जो व्यक्तिवाद है कि सिर्फ हम ही हम रहे इस दुनिया में, बाकी सारे लोग हमारे मातहत करें। तो उनका जो संदर्भ था राम किशोर जी का यही था कि स्त्री भी उनमें एक वर्ग है जो पुरुष सत्ता के मातहत रहने के लिए मजबूर किया गया, काफी सदियों तक किया गया। अब ये बिल्कुल सही बात है, जागरूकता आ रही है, और जागरूकता बहुत आ रही है, थोड़ी बहुत नहीं आ रही है, लेकिन उसके लिए भी क्षेत्र है। जैसे अब आप गांव में जाएंगे तो शायद उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शहरों में देखने को मिलेगा। तो ये जो जागरूकता आ रही है, हमारी लड़कियां, हमारी स्त्रियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, परंपरा, रूढ़ियाँ, उसके बाद आप देखिए विकास। तो ये जो जागरूकता आ रही है, विकास की वजह से आ रही है। और विकास कैसे होता है? विकास आपके मानसिक सोच के बदलने से होता है। धीरे धीरे जैसे मनुष्य विकसित होता है, वैसे वैसे उसका मानसिक सोच जो है विकसित होता चला है, तभी मनुष्य विकसित होता है। मन का मानसिक विकास जो होता है, उसी के द्वारा बाकी विकास जो है परिलक्षित होते हैं। तो ये मानसिक विकास की जो स्थिति है, यह भी अगर रूढ़िबद्ध है तो वो विकास फिर से आपके अपने विकास में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये वैज्ञानिक विकास है जो समाज को परिवर्तित करने के लिए आप सोचते हैं कि समाज में परिवर्तन हो, तो समाज को परिवर्तित करने वाला जो विकास है, वो विकास आपको पूरे समाज को आगे बढ़ाता है और नई नई उपलब्धियां, सामाजिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, आपकी सभ्यता की उपलब्धियां सामने रखता है। तो हम ये समझना चाहिए कि कोई भी अगर आवाज़ कहीं से किसी चीज़ के उन्नयन के लिए उठती है, चाहे वो एक वर्ग के लिए हो, या कोई व्यक्ति अगर ऐसी बात कहता है जो आपको पसंद नहीं आती, आपकी धारा के विपरीत है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे रोजगार हो, चाहे मतलब कुछ भी हो, आपका सामाजिक जीवन हो, अगर कोई व्यक्ति उसको बताता है कि इसमें कुछ गलतियां, खामियां हैं, तो हमें उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, तर्क जरूर करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। भाई यहाँ पे सैकड़ों उदाहरण है आज की तारीख में, धर्म के नाम पे तमाम ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लोगों को मार डाला जा रहा है, काट डाला जा रहा है, मंदिर बनवाने के लिए अस्पताल नहीं बनवाए जा रहे हैं, स्कूल नहीं बनवाए जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है, इस पूरे समाज को ज़रूरत नहीं है, इस पर पैसा खर्च किया चला जा रहा है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर पैसा खर्च नहीं हो रहा, बजट में ही नहीं है वो सारी चीज़ें।
तो इनका अगर विरोध होता है तो इसमें समाज को आगे बढ़ने का अधिकार, समाज को अपनी बात कहने का अधिकार है, समाज को अपना अधिकार लेने का अधिकार है। तो जब हम ऐसी बातें नहीं करेंगे तो हमें कोई देगा नहीं आसानी से। इसीलिए प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। इस समाज को जागृत करने के लिए वैज्ञानिक समझ के साथ प्रतिरोध एक्शन की भी जरूरत उतनी ही है। महिलाओं के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि वो अपनी रूढ़ियों को तोड़ें। वो परंपरा में बंधी हुई हैं, जो पुरुष कह रहे हैं उसको मान रही हैं। अब पुरुष नहीं कह रही, वो तो एक समाज ही कह रहा है। अब पुरुष को छोड़ दीजिए, एक ढर्रा है, उस ढर्रे में चलने के लिए वो खुश है। तो उतना खुश नहीं होना चाहिए कि हम इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं। अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, लेकिन जब उनका विरोध होता है, मतलब जब हम उनके इस असंतुष्टि की बात करते हैं तो उन्हें बुरी लगती है, एक मतलब व्यापक रूप में। कुछ लोग तो हैं ही जो क्रांतिकारी होते हैं पूरी दुनिया में। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं समाज में, जो वर्ग वैषम्य है, गरीबी अमीरी का फर्क, महिला पुरुष का फर्क, दलित सवर्ण का फर्क, ऐसे जो फर्क है धीरे धीरे मिट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मिट कैसे रहे हैं? चेतना पैदा हो रही तब तो मिट रहे हैं ना। शिक्षा आपको दी जा रही है तब तो मिट रहे हैं। हमारे माननीय अग्रवाल साहब जो यहाँ पे इस पूरे के पूरे विद्यालय के मालिक हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये चेतना जगाने का काम ही तो कर रहे हैं। चेतना जगाने वाले अगर बच्चे इनसे कुछ सवाल करते हैं और इनसे इनकी समझ पे प्रश्न उठाते हैं तो इसमें बुरा क्या है? आगे आने वाली पीढ़ी तो हमेशा उन्नत होती है ना। शिष्य जो होता है वो गुरु से अधिक जानकारी वाला होना चाहिए, वो आगे बढ़ता है। तो हम फिर भी अगर रूढ़िवादी बातें करते रहेंगे समाज में, और अगर कोई हमारी समझ से अलग बात करता है तो उसे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, है ना, परंपरा के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर गलत ठहराएंगे, तो ये तो जायज बात नहीं। लोकतंत्र में सबको अपना पक्ष रखने का पूरा पूरा अधिकार होता है। तो इसलिए जब हम अपना पक्ष रखते हैं तो आप उस पर तर्क करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, अपने तर्क पेश करिए, वो सारी चीज़ें दीजिए, लेकिन उसको रोकिए मत। तो ये जो समाज को आगे बढ़ने का हम एक तरीका खोज रहे हैं, दो चीज़ों के संघर्ष से ही तीसरी बात निकलती है। अगर आप उसको गलत समझते हैं, मैं उसको सही समझता हूँ, दोनों का अगर संघर्ष होगा तो एक नई बात जरूर निकलेगी। तो इसलिए हमें आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए। पीछे की तरफ, अतीत की तरफ जाने का कोई अर्थ नहीं है। रामकिशोर जी ने जो कहा, हाँ ये जरूर है रामकिशोर जी की, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि सारी पुरानी बातें जो धीरे धीरे अब खत्म होती चली जा रही हैं, उन पे आप इतना वो कह के कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, उसके साथ में ये भी बताइए कि साथ में ये उसकी प्रगति भी हो रही है इस दिशा में। अब चूँकि वो 75 साल के व्यक्ति हैं। नहीं, मैं तो पहले कहा था ये बात सुनील सिर्फ बात सुन भी लिया करिए, सिर्फ बोलना जरूरी नहीं। ये 75 साल के व्यक्ति हैं, जाहिर है इनके दिमाग में पुरानी चीज़ें हैं बहुत सारी जो उन्होंने देखी हैं, भोगी हैं, समझी हैं, उन्हें कहेंगे ये। हमें ये मान लेना चाहिए। आपके घर में दादी दादा होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो अपनी पुरानी कहानियाँ नहीं दोहराते रहते बार बार, हैं, उनके साथ जो बीता है वो सुनाते रहते हैं। तो ये तो एक स्वाभाविक बात है, ये इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हमें सुनना चाहिए, उन पे सोचना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए और वैज्ञानिक सोच को उसका आधार बनाना चाहिए। रूढ़ियों को आधार नहीं बनाना चाहिए, जो स्थापित मान्यता है उनको आधार नहीं बनाना चाहिए। तो हमको आगे बढ़ना है तो हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा और सबको सम्मान देना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस दिशा में अवश्य सोचें और अपनी बात कहें जिसको कहना है। कल तक हमारी साहित्य की हिंदी निर्देशालय की कार्यशाला चल रही थी, तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ ये रुक गए हैं तो आज यहाँ आए हुए हैं। मैं इनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। इनसे हम लोगों ने कहा था कि आप यहाँ आइए और सुनिए हमारी बातें, तो इनको भी ये चीज़ विचारों से जो उत्तेजना पैदा करती है, जहाँ विवाद पैदा होते हैं, उससे किस तरीके से बातें आगे बढ़ती हैं, ये चीज़ इनको समझ में आती है। व्यवहारिक बातें हैं, व्यवहार में कुछ होता है और हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, हमारा विरोधाभास, उस विरोधाभास को भी समझना चाहिए। हम पूजा करते रहते हैं लेकिन उसके बाद में सारे गलत काम करते रहते हैं। मंदिर में ये मानने जाते हैं कि भाई हमारी उन्नति हो, दूसरे की ना हो, है। भगवान से हम अपने लिए मांगते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं मांगते।
तो ये क्या है कि भाई ये तो सामाजिक कर्तव्य नहीं हुआ, है ना। स्कूल हमारा कॉलेज बन जाए, कॉलेज से विश्वविद्यालय बन जाए, सामने वाला भीखी मांगता रहे, तो ये कोई सामाजिक विकास नहीं है, ये व्यक्तिगत विकास है। और व्यक्तिगत विकास बहुत असमानता पैदा करता है, विसंगतियां पैदा करता है। भाई सिलीगुड़ी की सड़कों पे गंदगी है, स्कूल के सामने नाली बह रही है, उसको साफ करने का, उसको हटाने का, बदबू का हटाने का काम भी एक हमारा काम है, दायित्व होता है। हमारे सरकार में भी CSR होता है, कारपोरेट का जो है वो फंड होता है, उसको ठीक करने के लिए कारपोरेट सोशल फंड होता है। तो ऐसा हर एक व्यक्ति को जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है, व्यवसाय है, उसको अपने आसपास की चीज़ें साफ करनी चाहिए, गंदगी साफ करनी चाहिए और अपने दिमाग की भी गंदगी साफ करनी चाहिए, आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। और यही आज की तारीख में जो कुछ मेहता जी ने कहा उसका लब्बो लुआब यही है। और जो भी कहेगा प्रगतिशील व्यक्ति वो यही कहेगा कि हमें इस समाज की गंदगी साफ करनी है, अपने दिमाग की भी गंदगी साफ करनी है और आसपास की भी गंदगी साफ करनी है। तो ये इस विषय में आप सोचते रहें और किसी चीज़ का बुरा ना माने, अन्यथा ना लें। मैं आप सबको इस बात के लिए प्रेरित करने की एक कोशिश कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी गांव देहातों की ज़िंदगी है। आपको हंसी है, मैं जिस गांव का हूँ उस गांव का नाम है झकिया। झकिया का झांकी भोजपुरी में कहा जाता है जंगल झाड़ को झांकी, ये भोजपुरी का शब्द। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने विकसित जगह से आते हैं। और आप लोग गेटवे ऑफ इंडिया है नॉर्थ ईस्ट को, मैंने आप में और हम में कितनी दूरी है। तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलत बात निकल भी जाए तो इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, या उस बैनर पर जरा आप लोग नजर डालिए, अमरावती सृजन पुरस्कार। हमें इस विषय पर केंद्रित होना चाहिए। सृजन का सूत्र क्या है? यहाँ ऐसे महान महान विद्वजन बैठे हुए कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ करूं। सृजन का सूत्र क्या है और सृजन का परिवेश क्या है? क्या प्रकृति से अलग होकर भी सृजन की बात कोई सोच सकता है? प्रकृति से अलग होकर के सृजन संभव है। और क्या श्रम को माइनस करके सृजन की भी परिकल्पना की जा सकती है? सृजन का जो सूत्र है वो प्रकृति और श्रम। अगर हम इस सूत्र को नहीं समझ पाएंगे तो हमें कठिनाई होगी। और जो लोग सृजन कर रहे हैं, हम ईसा पूर्व 1000 साल में नहीं, ये 21वीं शताब्दी और यह विकास की जो है सो शताब्दी है, प्रगति की शताब्दी है और ऊंची छलांग की शताब्दी। और इसमें यदि हम विकास के मूल सूत्र को नहीं समझेंगे, उसकी प्रकृति को नहीं समझेंगे, तो शायद हम जमाने को सहयोग भी नहीं कर पाएंगे, युग के साथ हम न्याय भी नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है सृजन की। कला और साहित्य भी सृजन का ही अंग है। टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, तकनीक जिसको कहते हैं, वह भी जो है सो सृजन का क्षेत्र है। उत्पादन जिसको इंडस्ट्री प्रोडक्शन कहते हैं, वह भी जो है सो सृजन का क्षेत्र है। जिसको हम कंस्ट्रक्शन संरचना कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं, वह भी जो है सो सृजन का क्षेत्र है। यहाँ और इस सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए भले संख्या जो कोई कहीं न कहीं खड़ा, यहाँ टकराव के लिए कोई गुंजाइश नहीं।
ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो गोष्ठी है, हमारी संगोष्ठी है, इसका केंद्र बिंदु साहित्य है। हम तो जो है एक श्रेष्ठ रचनाकार को सम्मानित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हो सकता है कि अभिव्यक्ति में कहीं या कहीं जो है सो श्रवण में दूरी हो गई हो, इसलिए थोड़ी बात प्रिय जैसी लग रही हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए कि हम कला और साहित्य को मजबूत करने की नियत से यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। मेरा क्षेत्र ये भी मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ, कभी भी मेरा दूर दूर का रिश्ता कला और साहित्य से नहीं रहा है। मैं तो छात्र जीवन से राजनीति के अखाड़े में गया और पता नहीं वहाँ सफल रहा असफल रहा, ये मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन आज तक मैं उसी क्षेत्र का आदमी हूँ। साहित्य से और कला से दूर दूर का रिश्ता नहीं। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बात भी बोल दूँ, और यहाँ साहित्य के जो है सो महारथी जुटे हुए हैं। जहाँ तक मेरे ज्ञान का स्तर है, मैं ये मानता हूँ साहित्य, कला और साहित्य ये दोनों जो है सो जुड़वा भाई एक साथ पैदा हुए, लेकिन पहले कला आया, बाद में साहित्य। एक ही माता के गर्भ से एक साथ निकला, लेकिन पहले जो निकला वो था कला और बाद में साहित्य। जहाँ तक मेरा ज्ञान, अगर यह अधूरा भी हो या गलत भी हो तो हम कर जोड़ करके क्षमा मांगते। मैंने जो अध्ययन किया है हमारे धरती पर, हमारी धरती पर, ये कला साहित्य का जो है सो सूत्र तो जो है सो भरत मुनि ने दिया, वहां से हमारा साहित्य का शुरुआत होता है। उसके पहले यहाँ विद्वान जन बैठे हुए हैं। अगर भरत मुनि के पहले किसी ने साहित्य की रोशनी दिखाई हो तो आप हमको बता दीजिए। और भरत मुनि को जो है सो साहित्य की प्रेरणा कहाँ से? अरे आप लोग भले जो है सो ये नहीं हो, नेटुआ का नाम सुने हैं? नेटुआ नाचता है ये जानते हैं? नट, हाँ नट। हम अपने यहाँ की भाषा में नेटुआ बोल रहे हैं, क्षमा करेंगे। नट, वहाँ से नट के नृत्य में जो है सो भरत मुनि को जो है सो साहित्य के मंच पर उतार करके रख दिया। वहाँ से साहित्य हमारा शुरू हुआ और इतनी लंबी मंजिल पार करके हम आज 21वीं शताब्दी में हैं। हम सबको कहेंगे, श्रोताओं को भी कहेंगे, अपने बंधुओं को भी कहेंगे कि आप प्रकृति और श्रम का तार्किक विवेचन करके साहित्य को आगे बढ़ाइए। यही मेरी प्रार्थना होगी और सबको नमस्कार, धन्यवाद। मनुष्य के लिए ही है और एक रचनाकार, एक सृजनकर्मी मनुष्य जीवन को सुंदर, सुखद, रसमय बनाने के लिए अपनी सृजनात्मकता को आगे बढ़ाता है। और जाहिर है जो सृजनात्मकता के पथ पे जो अवरोध हैं, उन कतिपय अवरोधों को वह अपने ढंग से हटाने की कोशिश करता है। एक मजदूर रास्ते के पूरे कचरे को साफ करता है कुदाल और बेलचा लेकर, लेकिन एक सृजनकर्मी अपनी रचनाओं के माध्यम से, कलम और कागज के माध्यम से समाज को उन्नत बनाने की कोशिश करता है। इस दरमियान अनेक बाधाएं आती हैं, वह बाधाएं हमारे संस्कार में निहित हैं। संस्कार कोई एक दो रोज में नहीं बनता है, हजारों वर्षों का संस्कार बहुत बार हमें सत्य समझने में बाधा उत्पन्न करता है। एक दो छोटी घटनाओं से मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा
क्योंकि भोजन भी आप लोगों का आ गया है, इंतजार कर रहा है। बंगला साहित्य के पता नहीं मधुसूदन दत्ता के बारे में कितने लोग जानते हैं। उन्होंने बंगला साहित्य को एक नई दिशा दी। प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान मधुसूदन दत्ता को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रेरित किया कि आप विलायत जाकर अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें और बंगला साहित्य के उन्नत बनाने के साथ ही फिरंगी हुकूमत के खिलाफ आप अपने जंग को आगे बढ़ाएं। मधुसूदन दत्ता जब लौटकर भारत आए, बंगाल की धरती पर आए, तब तक उन्होंने देखा उनके पिता ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। यह माना जाता था जो 7 समंदर पार करके बाहर जाएगा वह पथभ्रष्ट हो जाता है। और उन्होंने अपने वसीयतनामा में लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद मधुसूदन दत्ता मेरे मुख न देखे, मेरी मुखाग्नि भी न दे। लेकिन उसी मधुसूदन दत्ता पर आज बंगाल को ही गर्व नहीं है, पूरे देश को गर्व है। उन्होंने उन्नत साहित्य की रचना की। इसी तरह की अनेक घटनाएं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन में घटी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो पुराण शास्त्र वेदों के जो प्रकांड पंडित थे, उनकी ज्ञान चेतना पर हम आज कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक जगह लिखा है अपने आत्मकथ में, जिसकी बड़ी आलोचना हुई थी कि हमारा यह भारतीय समाज वेद और पुराण को पढ़कर अपने कुंवर को निकाल लिया है। हमें मील को पढ़ना होगा और मील को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक शायद हम देश दुनिया की समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने मील को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लैस होने की बात कही। आज उसी ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर हमें गर्व होता है। विश्वविद्यालयों में उन्हें पढ़ाया जाता है। पूरा हिंदुस्तान ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जानता है। लेकिन उन पर भी चप्पलें और जूते फेंके गए थे और उन्होंने सर्वप्रथम विधवा विवाह के लिए अपने एकमात्र पुत्र को प्रेरित किया। कहा कि अगर मेरा आदर्श, मेरा जीवन दर्शन तुम्हें पसंद है या उसके प्रति कोई आग्रह है तो तुम किसी विधवा से शादी करो। तो मेरे कहने का अर्थ है जो संस्कार हमारे भीतर है वह संस्कार बहुत बार हमें आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है और हमें भटकाता भी है। अप्रासंगिक होते हुए भी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। धर्म आस्था का विषय है। हम मंदिर में जाते हैं, दान पेटी में रुपए डालते हैं, लेकिन हमारे मकान के बगल के ही मंदिर के दान पेटी को 2-3 सप्ताह पहले रात के अंधेरे में 30-40 केजी का लोहे का दान पेटी उसकी जंजीर को तोड़कर चोर रात में उठा करके लेकर चले गए। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि जो हम दान करते हैं वह दान ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष तक वह पहुंचता है। अगर वह दान ईश्वर तक पहुंचता तो ईश्वर जो है दान पेटी की रक्षा करते, बात सुनने में प्रिय लग सकती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है। मैं किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, सृजनकर्मी हैं, उनका काम है सफाई करना। अतीत से भी बहुत सारी चीज़ों को निकाल करके लाते हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि वर्तमान में अतीत की जो काली छाया रह गई है, जो कुरीतियाँ रह गई हैं, उन कुरीतियों को हम जो है दूर करें, परिमार्जित करें, समाज को आगे बढ़ाएं, उन्नत करें और इस जीवन को सुंदर सुखी बनाएं। उनका एकमात्र यही उद्देश्य होता है। तो इस बात को हमें समझना होगा। यहाँ आक्रोश में आने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल जी जो हैं, यह बुद्धिजीवी हैं, स्वयं लेखक हैं, कवि हैं,
सृजन कर्मी हैं और कला साहित्य के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। आज उन्होंने जो है यह सभागार उपस्थित कराया, इसके लिए उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और इस नगर की जो प्रबुद्ध महिलाएं जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं अनुपर्व समिति की, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वह जागृत महिलाएं हैं, स्वयं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ रही हैं। अक्सर मुझे बुलाती रहती हैं विभिन्न सभा में, बैठकों में, और मैं अपनी बात उसी तरह रख रहा हूँ जिस तरह यहाँ रखता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है, इसके बावजूद वह मुझे अक्सर बुलाती रहती हैं। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जो साथी यहाँ उपस्थित हैं, सिलीगुड़ी कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूँ, विश्वविद्यालय के भी कुछ यहाँ पर छात्राओं को मैं देख रहा हूँ, उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अंत में आपसे मेरा आग्रह है कि आप भोजन करें और इस सभा का पुनः दूसरे सत्र में जो कार्यक्रम होने वाला है, कोशिश करें कि उसका भी आनंद उठाएं, अपने आप को लाभान्वित और समृद्ध करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।